हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कारक एकेडमी। और मैं कारक सर आपको स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे। ठीक है, पिछले कुछ क्लासेस से आई होप आपको समझा हो। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो तो मैंने अपने आप को पूछा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही दूसरे चैप्टर को लोग प्रिफर करते हैं। बट मैं कुछ ऑर्डर बदल के पढ़ाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है, 12 चैप्टर, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद मेंशन किया है एनसीईआरटी में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो आप पूछ सकते हो कि व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग प्लांट फिजियोलॉजी जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग वन चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपका सवाल बहुत जायज़ है, बट मेरा जवाब उससे भी अच्छा है, क्योंकि हम ब्रीदिंग पढ़े हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट चैप्टर रेस्पिरेशन होना चाहिए। ब्रीदिंग हमने सीख लिया, हमारे बॉडी में क्या हुआ। हमने ये भी सीख लिया कि ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, और उसके बाद वो गैसेस हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या, हमारे बॉडी को चाहिए ही क्यों ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन ही क्यों रहा है। तो इस बात का जवाब ये चैप्टर देता है रेस्पिरेशन, जो कि डील करता है सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन की सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है। बस इसी को बस इन प्लांट लिख के प्लांट फिजियोलॉजी में रख दिया गया है। बट एज सच जो प्रोसेस उसके बाद कंटिन्यू होना है, वही प्रोसेस इसमें भी होना है। और एक और बात, कि ये प्रोसेस हर एक सेल ऑफ प्लांट करता है। कोई भी लिविंग बीइंग जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहा हो, वो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा, विदाउट विच नथिंग इज गोइंग टू बी लिविंग। तो ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है आपके हिसाब से। बट हाँ, इसको एक मिथ बस्टर करने के लिए शायद रखा गया हो प्लांट फिजियोलॉजी में। बट एज सच आप अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के बाद इसको पढ़ोगे तो एक फ्लो मेंटेन रहेगा। फ्लो जो कि आपको बताएगा कि ब्रीदिंग के बाद क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। हाँ, फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये प्रोसेस प्लांट में भी हो रहा होगा। ये चैप्टर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट रखता है, जो कि केमिकल्स की बात करता है, केमिकल कंपोजिशन, एंजाइम्स वगैरह के इन्वॉल्वमेंट बताता है, जो कि मतलब हमारे बॉडी में चेंज कर रहा है। ये सेल फ्री सिस्टम स्टडी में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, बट मैं इस तरह से क्लब कर रहा हूँ इन चैप्टर्स को, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। With this, I start the chapter. I hope you like my teaching style and teaching method. हाँ, मुझे पता है कि एक नीट एस्पिरेंट या फिर कोई भी बायोलॉजी एस्पिरेंट है, उसको एनसीईआरटी के वर्ड, एक एक वर्ड पता होना चाहिए। पता, ना कि हमें इसके बारे में एलैबोरेटेड मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक लेक्चर जो कि आपको ड्रॉ करके कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हो, फिर उसके बाद हमें खुद से ये मेहनत करना पड़ता है। और जब हम खुद से ये मेहनत करेंगे एनसीईआरटी पढ़ने का, तब हमें बहुत डाउट आता है कि ये वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ा एक ग्रामेटिकल मैनर में भी लिखा गया है, इंग्लिश लिखना है इनको, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। काफ़ी बार हमें थोड़ा थोड़ा इस टेक्निकलिटी में गैप होता है हमारे माइंड में, जिसके वजह से जो हमने समझा और जो इसमें लिखा है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो मैं वही गैप को फिल करने के लिए एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली इन प्लांट से हमें बस ये बताया गया है कि ये प्लांट में होता है, प्लांट भी रेस्पायर कर रहा है। क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 11 जो कि है वो कहता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस। बट वो खुद का खाना बनाया हुआ चीज, खुद का खाना खुद भी तो खाएगा, तो दैट इज रेस्पिरेशन। हाँ, तो ये चीज हमारे साथ भी होता है, बट फर्क ये होता है हम खाना खुद नहीं बनाते, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम खाना खाते हैं। कहाँ से? प्लांट या एनिमल सोर्सेस से। बट अल्टीमेटली जो एनिमल सोर्सेस है वो भी प्लांट को खा के ही एनर्जी डिराइव कर रहा है। तो एक सिंगल मोस्ट सोर्स है फूड का जो कि प्लांट्स है, ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं हमारे पास फूड आ रहा है, उस फूड को हम खाएंगे, उसको हम रेस्पायर करेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो उस फूड से हम एनर्जी बना, हमारे बॉडी में एनर्जी बनने का प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो पहला ये मिथ बस्टर है इंट्रोडक्शन में कि डू प्लांट्स ब्रीथ। हमें लगता होगा कि हम ही ब्रीथ करते हैं, पर आपको बता दूं प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। जी हाँ, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, बट उनका बॉडी हमारे जैसा एलैबोरेट नहीं है। उनका बॉडी हर एक सेल अपने आप रेस्पायर करता है, हर एक सेल खुद से रेस्पायर करता है। उनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पायर नहीं लेते, वो सांस नहीं लेते। हर एक कोशिका, हर एक सेल अपने आप में ही गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है वाया सिंपल डिफ्यूजन, और अंदर ही अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है। वही उसी के साथ बता दूं, एक ब्रीफ में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे हमें आगे रेस्पिरेशन समझेगा। ये बात समझ लेना, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो धूप के एनर्जी को लेके किसी कार्बन वाले एटम को एनर्जी दे के कन्वर्ट करके एक स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को। जैसे कि आपने सुना होगा सोलार सेल, उसमें बिल्कुल वैसा ही कुछ प्रोसेस है। हमने सोलर सेल को प्लांट से ही मिमिक किया गया है। देखना, इतना बारीकी से मैं समझा दे रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। जब धूप सोलर सेल में पड़ता है, सोलर सेल उस धूप के ऊर्जा को बैटरी में भर देता है, ताकि जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़े, करंट की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, तभी ये सेल को निकाल के हम उस सिस्टम में लगा दे जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत है। तो वैसा ही कुछ होता है। हम प्लांट्स का जब फूड खाते हैं तो वो प्लांट से हम बैटरी को निकाल के अपने बॉडी में, अपने सिस्टम में लगा रहे हैं और एनर्जी वो निकालेंगे। और प्लांट ने वो बैटरी कैसे बनाया? धूप से। धूप को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लांट भी ऐसा धूप को इस्तेमाल नहीं कर सकता डायरेक्टली। वो उस धूप को फूड में कन्वर्ट कर देता है। फूड से मैं अभी कुछ भी बोलूं उसका मतलब होगा ग्लूकोज, C6H12O6, ये मॉलिक्यूल बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। अभी इस मॉलिक्यूल को हम फूड बोलेंगे अब से। इसको स्टोर कर देता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, वेरियस अदर फॉर्म, स्टार्च। इसको मतलब क्या करता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जोड़ के माला टाइप्स बनाते हैं। वो मोतियों की माला नहीं रहती जिसमें एक मोती के एक धागे में पिरो दिया मैंने बहुत सारे मोती को, एक माला बना लिया। वैसे ही ग्लूकोज के बगल में ग्लूकोज ऐसे एक चेन बना देंगे, ऐसे एक माला बना देंगे, उसको किसी तरह से मोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स्टार्च। तो यही होता है। और ये स्टार्च मैं अभी खाऊंगा, डाइजेशन करूंगा, डाइजेशन में ये माला के हर एक मोती टूटेंगे,
मेरी बॉडी इसको तोड़ेंगी और अल्टीमेटली मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हर सेल के अंदर जाएगा। अभी हर सेल के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम सांस लेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, तो इसमें से वापस से जो धूप से निकाली हुई एनर्जी नहीं है वो निकलेगी धीरे धीरे करके, जिससे उस एनर्जी को हम यूज करेंगे टू फॉर्म सम टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग, टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी जो नेचुरली पॉसिबल नहीं थी। आपको बता दूं, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं होना। आपका एक एग्जांपल दे दूं, अगर एक झरने में से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, नेचुरली ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा नेचुरली। वैसे ही कुछ केमिकल्स एक डायरेक्शन में जाती है नेचुरली, बट रिवर्स डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो उस चीज को पॉसिबल करने के लिए हमें एनर्जी लगाते हैं ताकि वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो जाए। इसी को बोलते हैं वर्क। अभी उसको वापस से नॉर्मल फ्लो में जाने देंगे तो वर्क निकलता हुआ दिखेगा हमें। वैसे ही जैसे हमने झरने का पानी, मान लो एक बाल्टी को ले जाके हमने मेहनत लगा के चढ़ते चढ़ते ऊपर जाके वापस रख दिया, तो पानी वापस से नीचे से ऊपर भर ले गए हम। ठीक है, इसी तरह से होता है एनर्जी का फ्लो। हम इसी तरह से एनर्जी कुछ यूज करेंगे। उधर ही से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, यही कहना चाह रहा है जो मैंने इतनी देर से समझाया। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल फॉर लाइफ, यही मैं समझा रहा था। ये क्वेश्चन पूछ के छोड़ देगा, मैंने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अभी उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चंस का मीनिंग समझोगे कि एनसीईआरटी में यहाँ पे क्यों ये क्वेश्चन पूछा है और क्यों इसने छोड़ दिया है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ, हम सांस लेते तो क्या होता है। Also, do all living beings including plants, microbes breathe? If so, how? कैसे ब्रीथ करते हैं। दूसरे माइक्रोब्स या फिर प्लांट्स ये कैसे ब्रीथ करते हैं वो बता रहा है, और अभी उसका जवाब दे रहा है, देखना ध्यान से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। डेली लाइफ एक्टिविटी एज सच नहीं हो पाएगा पॉसिबल अगर हम उसमें एनर्जी ना लगाएं। और वो एनर्जी सेल से आ रहा है हमारे बॉडी में। सेल इन द सेंस फूड से आ रहा है। वो फूड हमने प्लांट से निकाला है, प्लांट से बोरो किया है। प्लांट ने उस सेल में एनर्जी भरा कैसे, धूप को लेके। बस ये ऐसा ही समझना। आगे बढ़ते हैं। बी इट अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग करने के लिए भी एनर्जी लगता है। ये डेली लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा है, एक्टिविटीज बता रहा है। ठीक है, वेयर डज ऑल दीज एनर्जी कम फ्रॉम, कहाँ से आता है। वही मैं बता रहा हूँ, इधर से आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ के छोड़ दे रहा है, आपका क्यूरोसिटी छोड़ दे रहा है। काफी बार इस क्यूरोसिटी में हमारा गैप फील नहीं होता, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हाँ हमें पता है कि हम फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड। तो फूड में से ये एनर्जी कैसे हम लेते हैं वो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन से होता है। By the way, इसका आंसर, how is this energy utilized? Do all foods give the same amount of energy? Do plants eat? प्लांट खाना खाते हैं? नहीं, वो खुद ही बनाते हैं, तो उनके बॉडी में पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, where do plants get their energy from? Sunlight. All microorganism for their energy requirement do they eat food? सारे ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं, जैसे कि मैं तो फूड खाता हूँ, एक इंसान फूड खाएगा, एक जानवर भी फूड खाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या है, क्या वो भी फूड खाते हैं, वो भी प्लांट खाते हैं? नहीं देखा होगा, उसमें मैकेनिज्म अलग होता है, बट रेस्पिरेशन जैसा ही कुछ होगा। ठीक है, आपको एक हिंट दे के छोड़ रहा हूँ ताकि क्यूरियोसिटी बना रहे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो फूड से C6H12O6 से ऑक्सीजन, मतलब फूड को बंद करके ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज नहीं करते, वो कुछ रिडक्शन करके करते हैं, ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस।
कोई एक चीज को रिड्यूस करके वो एनर्जी रिलीज करते हैं, या फिर वेरियस डिफरेंट मेथड्स होंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म यूनिक तरीके से एनर्जी रिलीज करता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एनारोबिक भी होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो सांस लिए बिना भी अपना एनर्जी निकाल लेंगे, बट बशर्ते वो उनके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, रिडक्शन से एनर्जी रिलीज करना, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। चलो, यू मे वंडर एट सेवरल You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected. ये कहना चाह रहे, ये सवाल जो इन्होंने पूछा वो जुड़े हुए ना लग सकते हो, बट ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका जवाब एनसीईआरटी अपने टेक्स्ट के फॉर्म में एनक्रिप्ट करके देगा, जो आपको धीरे धीरे चबाना है, धीरे धीरे आपको अब्सॉर्ब करना है, तभी समझेगा, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। समझ रहे हो, इसीलिए मैं ब्रीदिंग के बाद ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा। प्लांट में शायद ये आप इतना अच्छे से फील नहीं कर पा रहे होगे जब ये चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में शुरुआत ऑफ द 11th क्लास पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि ये 12th चैप्टर है, इसके बाद हम ब्रीदिंग पढ़ रहे होंगे, तो आपको शायद कनेक्ट ना बैठे, तो मेरे साथ चलते रहो, आपको जोड़ के दूंगा मैं सब कुछ, तो सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट में हम ये सब पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. मैंने यही बोला, फूड जो मैंने प्लांट से छीना है, ऑफ कोर्स मैंने प्लांट से छीना है, प्लांट तो अपने जगह पे ग्रो हो रहा था, वो अपना फूड खा रहा था, वो धूप सेक रहा था, मैंने प्लांट को काट के उसका खाना छीन लिया। प्लांट तो देना चाह नहीं रहा था, मैंने लिया उससे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बना सकता। अगर मुझे जीना है, मुझे फूड चाहिए, तो जो बना रहा है उससे लेंगे हम, ठीक है। तो ये बात देखना, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई चीज का जला देना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ध्यान में रखना। तो हम बेसिकली जला ही रहे हैं फूड को, बट स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझेगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, अभी ये देखना, मैंने जो माइक्रोब के बारे में पहले बताया था वो बता रहा है। ग्रीन प्लांट्स एंड सायानोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। मैंने वही बोला, सायानोबैक्टीरिया भी एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया और प्लांट का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। वो इवोल्यूशनरी, थोड़ा थोड़ा प्लांट है, थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, ठीक है, सिंगल सेलुलर। उसमें फोटोसिंथेसिस दिखा, इसीलिए मैंने दोनों को कनेक्ट करता हुआ लिंक बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कहना चाह रहे कि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी, मैं बोला धूप में से एनर्जी ट्रैप करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज का, मतलब सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐसे जोड़ा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा, जैसे कि भगवान एग्जाम्पल लेते हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति हम बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज को जोड़ते हैं तो एक यूनिक चीज बन जाता है। तो वैसा ही हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मैंने जोड़ा, ठीक है, तो इसमें एनर्जी, इनके जो बॉन्ड में है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। अगर इन बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है, तो एनर्जी वापस से निकल जाएगी। ये वैसी बात है कि अगर मैं बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने कैश डिपॉजिट करके चेक ले लिया, ठीक है, ठीक है, और जब मुझे कैश की वापस जरूरत पड़े तो चेक को वापस है मैंने बैंक में दे दिया, तो बैंक ने वापस से मुझे कैश दे दिया। वैसा ही कुछ हो रहा है, मुझे जब पैसे की जरूरत नहीं है तो मैंने उसको मतलब मुझे अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है तो मैंने दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म करके एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इन्वेस्टेड एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ये प्रिजर्व्ड रहेगा दूसरे का जब जरूरत पड़ेगी तब के लिए।
अभी मान लो एक सेल में जरूरत पड़ गई, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अभी ये इंटेंशनली ये बॉन्ड को तुड़वाएगा, तोड़ने से क्या होगा, वापस से मुझे जो एनर्जी इन्वेस्ट किया है वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो पाती, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट ये बायोलॉजिकल सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चलता है। आपने फिजिक्स में कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा, वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला इंजन बता रहा है, बट वो भी काफी एनर्जी लॉस कर देता है। बट बायोलॉजिकल सिस्टम उससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी को प्रिजर्व कर सकता है, बट फिर भी एक सिस्टम है, हम कोशिश कर रहे हैं, पर काफी अमाउंट में एनर्जी फिर भी लॉस हो जाता है इन द वे ऑफ हीट एंड अदर प्रोसेसेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। मैंने क्या बोला, वही लिखा हुआ है। आपको ये स्टेटमेंट ना समझे तो मेरे कमेंट्री को पढ़ समझ लेना, ठीक है, वो उसमें समझ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज समझना है, अगर मैंने फूड बोला तो ग्लूकोज समझना है, तो आसानी से समझोगे। अच्छा, अभी मैं बोलूं, मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्च का भी जिक्र किया था, उसमें क्या कहा था कि ग्लूकोज को मैंने माले जैसे, मोतियों के माले जैसे पिरो दिए और उसको मोड़ दिया, एक फॉर्म में स्ट्रक्चर में मोड़ दिया, अभी वो एक गुच्छा बन गया। वही कुछ स्टार्च है, ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, और डाइजेशन में क्या किया, मैंने एंजाइम डाल दिया, जिससे उस एंजाइम ने क्या किया, सारे मोतियों को अलग कर दिया, मतलब स्टार्च में से सारे ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के मुझे दे दिया। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या इज नथिंग बट एक ग्लूकोज है, वैसा ही ग्लूकोज जैसा ही है, इसका फॉर्मूला भी सेम है, C6H12O6, दोनों का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, दोनों का केमिकल मॉलिक्यूल सेम है, बट इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, जो कि मैं आगे बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे तो भी आपको नोटिफिकेशन आए। तो बस दिखने में हम शक्ल है एकदम, मतलब लाइक जुड़ हुए हैं दोनों एक दूसरे के, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज के फॉर्म में ग्लूकोज एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट थ्रू देयर स्टेम। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू, नॉट ऑल सेल्स, ध्यान से पढ़ना। वी, ये क्या हो गया, एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड देना। ठीक है, ओके, ठीक है, होता है, कई बार होता है। हाँ, मैं कहा था, वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट्स टू, नॉट ऑल सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। देखो, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपको, आप अगर प्लांट को देखोगे, एक पेड़ को देख लो, पेड़ का तना जो है वो ब्राउन कलर का दिखेगा, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बट पेड़ में जहां भी ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखे, ग्रीन कलर का कुछ दिखे, तो समझ जाना वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि पिगमेंट मतलब कलर। तो कोई भी चीज प्लांट में, कोई भी चीज ग्रीन दिखे आपका, अगर आपको स्टेम, मतलब प्लांट की पत्तियां तो ग्रीन दिख रही है, बट उसका जो स्टेम है अभी अभी ग्रीन है, अभी भी वो स्टेम ग्रीन है, तो इसका मतलब कुछ हद तक वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है, जहां पे भी पिगमेंट ग्रीन कलर का है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखेंगे कि सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट से लिमिटेड नहीं है फोटोसिंथेसिस, दूसरे भी कलर हो सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर का वेट करें, आपको समझ जाएगा ये बात। ठीक है, अभी जब ये प्लांट बड़ा हो गया तो ये इसका स्टेम इतना इतना वजन को सपोर्ट ना करते हुए कुछ हिस्से, इस स्टेम का कुछ हिस्सा मर चुका। ठीक है, और इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं बचा, तो अभी नहीं बचा, तो ये प्लांट का ये हिस्सा भी खाना प्रोड्यूस करने में, फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं रहा। तो पत्तियां जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो खाना बना के इस पार्ट्स को, जैसे कि रूट हो गया, रूट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वहां पे धूप नहीं पहुंचता, मिट्टी के अंदर धूप नहीं पहुंचता,
तो वहां तक पहुंचाएगी। कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट अगर करेंगे, ठीक है, तो नेबरिंग सेल ले लेंगे तो नीचे तक पहुंचेगा नहीं, तो उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि नॉर्मली प्लांट उसको ऑब्जॉर्ब ना करे, जब जरूरत हो तभी करे, ठीक है। तो हम सुक्रोज में फॉर्म कर देते हैं ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज को जोड़ देते हैं, तो सुक्रोज बन जाता है। जैसे कि शुगर केन है, ठीक है, उसमें जो गन्ने का जूस होता है जो उसके स्टेम के ऊपर नीचे जाता है वो सुक्रोज होता है, ठीक है। तो प्लांट ने ऊपर से बनाया है और स्टेम में स्टोर हो गया, वो नीचे जड़ों तक के लिए जाने के लिए है, ठीक है। ओके, तो नाउ ये यही कह रहा है कि प्लांट में नॉट ऑल सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जहाँ पे फूड एनर्जी, लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ग्लूकोज बनाया जाता है। that are most often located in the superficial layer। superficial मतलब सरफेस के नियर बाय। मान लो पेड़ की पत्ती है, ठीक है, उसके कुछ ऊपरी हिस्सों में ही पाई जाएगी क्लोरोप्लास्ट, एकदम अंदर वाले हिस्से में नहीं पाई जाएगी। वैसे पेड़ के तने के बाहर बाहर में हो सकता है कुछ क्लोरोप्लास्ट मिल जाए, बट एकदम अंदर तक नहीं मिलता, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हेंस even in green plants all organs tissue cells that are non green वाले हिस्से की बात कर रहा है, need food for oxidation, उनको भी फूड चाहिए, उनमें कहाँ से आएगा, ठीक है। hence food has to be translocated, एक जगह पे कोई लोकेटेड फूड है उसको ट्रांसफर करना है दूसरी लोकेशन में, ट्रांसलोकेटेड टू ऑल ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स। देखो ऑन नॉन ग्रीन प्लांट्स में जाना पड़ेगा। देखो हमारे पास ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड है जो कि घुमा देता है, घुमाता है, हर मिनट में इतने बार ब्लड हमारे बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पूरे बॉडी में हम नहीं बना पाते, तो पूरे बॉडी में ही जरूरत है। बट प्लांट के केस में क्या होता है, कुछ पत्तियां बनाती है खाना, तो और कुछ जगह पे नहीं बनता है खाना, तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। उनके पास तो हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में पड़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स की बात की, आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब एनर्जी का, ट्रॉपिक का मतलब होता है एनर्जी कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल मतलब किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी अपने अंदर लेता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है दे कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, मतलब इन द केस ऑफ हर्बीवोरस, जैसे कि गाय भैंस वो घास खाती है, डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं, और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स, मतलब जो कि अपना एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनिमल को खा के लेते हैं। बेसिकली एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये दोनों जगह से एनर्जी ले सकता है, ठीक है। हम हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम ह्यूमन बींग्स प्लांट से भी एनर्जी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। भले ही आप वेजिटेरियन हो, फिर भी आप प्लांट से तो ले रहे हैं ना। ये मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेट पाथ्स, हमारे बॉडी में इससे भी एनर्जी लिया जा सकता है, एनिमल से भी एनर्जी लिया जा सकता है, सिमिलर प्रोसेस होता है। भले ही आप ना ले रहे हो, आप प्लांट से ही एनर्जी ले रहे हो, समझ रहे हो बात। इसीलिए हमें हेट्रोट्रॉपिक की क्लासिफिकेशन डाला गया है। भले ही मैं मेरे चॉइस से नहीं खाता, बट मैं अगर खाऊं इन द सेंस, बस अगर मेरे बॉडी में वो जाए तो मेरी बॉडी उसमें से भी एनर्जी निकाल लेगी, मैं इंटेंशनली करूं या ना करूं, मेरी बॉडी तो एनर्जी निकाल लेगी, इसका यही मतलब है। और कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक गाय एनिमल नहीं खा पाएगी, ऑफ कोर्स नहीं खा पाएगी, वो सिर्फ घास में से ही अपना एनर्जी डिराइव कर पाएगी, ठीक है, ठीक है। सैप्रोफाइट लाइक फंगाई, सैप्रोफाइट्स का मतलब, फाइट्स मतलब प्लांट्स, ठीक है। सैप्रो मतलब सैप जैसा, मतलब जूस, लाइक सड़े हुए जूस, ठीक है। मतलब ऐसा सैप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बॉडी के बाहर चीज़ों को सड़ा देता है, गला देता है। जैसे कि माला बनी हुई थी दूसरे ऑर्गेनिज्म में,
तो अपने बॉडी के बाहर ही उसको माला को सड़ा दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अभी सड़ा तो मतलब टूटा, डिजेनरेट हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब वो सैप जो बचा उसको ये सक कर ले और अपना न्यूट्रिशन अपना बनाएगा, ठीक है। आर डिपेंडेंट ऑन डेड डिकेइंग मैटर। कोई भी चीज अगर सड़ रही है, मरी हुई और सड़ी हुई चीजों में से एनर्जी निकालेगी, वो भी रेस्पायर करेगा, मतलब फंगस भी, मतलब मशरूम भी सांस ले रहा होता है। इसीलिए मशरूम का कंटेनर आपने देखा होगा, उसमें छेद होगा, और अगर आपने उस कंटेनर को, छेद को, उस एयर को ट्रैप कर लिया तो आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हमारे सांस के साथ वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है, वो एक साइन है बस रेस्पिरेशन का। अभी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। What is important to recognize is that ultimately all the food that is respired for life processes come from photosynthesis। कुछ भी कर लो, जो भी हमें एनर्जी लेना है वो फोटोसिंथेसिस से ही आ रहा है। This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food material within the cell, cell के अंदर, to release energy, cell के अंदर एनर्जी रिलीज करने की बात कर रहे हैं, and the trapping of this energy to synthesize ATP, ठीक है। अगला ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान देना, ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी होता है एनर्जी करेंसी। जैसे मैंने बोला था कि मैंने बैंक में गया तो बैंक में मैंने कैश जमा कर दिया, अब मेरे पास चेक आया, ठीक है। चेक मैं हर सेल में पहुंचा दूंगा। चेक का एनालॉजी क्या है? चेक इज नथिंग बस ग्लूकोज, दैट इज फूड, ठीक है। वो मैंने चेक के फॉर्म में ब्लड में डाल दिया, और ब्लड उसको घुमाते हुए हर जगह पे, हर नीडी को वो चेक बांटता जाएगा। जिसके पास पैसे की कमी है उसके पास ये चेक चला जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। अभी हर एक सेल के पास ये चेक पहुंच गया, मतलब फूड पहुंच गया। अब ये फूड अब ये चेक को क्या करेगा? इसको कैश इन कर लेगा, मतलब बैंक में जाके कैश उठा लेगा, ठीक है। कैश आ गया। कैश भी अल्टीमेटली एनर्जी नहीं है। कैश के द्वारा, कैश दिया और मैंने बर्गर खरीद लिया, या फिर कैश दिया मैंने किताब खरीद ली है उसके बदले में, तो एटीपी इज करेंसी, नथिंग बट करेंसी। ये इन नोटों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेल देखो, फूड से निकला हुआ एनर्जी सेल क्या करेगा, उसको एक और केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, एटीपी। मतलब ऐसा ही हेर फेर हो रहा है, जैसे कि पहले मैंने एनर्जी को ग्लूकोज वाले बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, बट ये बॉन्ड्स कॉम्प्लिकेटेड था। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लूकोज का अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम, बहुत ही इंटीग्रेट मैनर के थ्रू ये जुड़े हुए थे। Whereas ATP एक सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। एक फॉस्फेट, मतलब ये यूजेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है, ठीक है। ये डायरेक्टली विदाउट रेस्पिरेशन यूज नहीं कर सकते ग्लूकोज को, ठीक है, बट एटीपी को विदाउट रेस्पिरेशन हम यूज कर सकते हैं, और उससे एनर्जी, मान लो ऐसा क्या है कि हमने क्या किया एटीपी में, मतलब देखो हमने ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी निकाला, तो क्या किया, एडिनोसिन है, ठीक है। एडिनोसिन एक कंपाउंड है, आपको बायोमोलिक्यूल में समझ आएगा, बट उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में जाना, ठीक है। अभी क्या होता है, ऐसा एडिनोसिन जिसमें 2 ही फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, उसमें क्या होता है, फॉस्फेट एक दूसरा, मतलब लाइक पेन का कैप कैसा होता है वैसा समझ लो। पेन है, उसमें एक कैप, दूसरा कैप, अभी तीसरा कैप इसमें नहीं है तो अभी बैठ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कैप बैठेगा, ठीक है, ऐसा सिस्टम। तो अभी तीसरा कैप अगर फिट करना है तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को, तभी ही फिट कर पाएगा, विदाउट एनर्जी ये फिट नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, हमने कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकाला, ठीक है, कैसे ना कैसे एनर्जी निकाला। उस एनर्जी को, मतलब उसी के नियर बाय क्या किया, मतलब जहां पे मैंने कार्बन को उखाड़ा वहां पे एनर्जी निकाला,
वहीं पे क्या किया, इस एडीपी, मतलब ऐसा एटीपी जिसमें दो फॉस्फेट ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, ये तीसरा कैप जोड़ दिया क्योंकि इसी के नियर बाय एनर्जी निकला है, ध्यान देना। हाँ, ये कोई और करता है, मैं नहीं करता, ये एंजाइम करता है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहे मेरे साथ, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अभी ये मैंने क्या बोला कि एटीपी मेरा यूजेबल फॉर्म, विदाउट रेस्पिरेशन मैं एटीपी को यूज करके एनर्जी डिस्पैच कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, एटीपी 3 फॉस्फेट लाइन से लगे हुए हैं, क्या होगा, एक मतलब जब भी मुझे कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे चाहिए रहेगी, एक कैप को निकालूंगा, एक फॉस्फेट को निकालूंगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी के सराउंडिंग कोई भी रिएक्शन जो ना होने वाली थी वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, झरने में से पानी ऊपर से नीचे जा रहा था, तो अगर मैंने 80, मतलब ये एग्जैजरेशन है बट कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है कि मान लो मैंने जहाँ पे ऊपर से नीचे झरना गिर रहा था, ये केमिकल रिएक्शन है, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से होती है, ठीक है, ऊपर से झरने से पानी गिर रहा है, अभी ये ऊपर रिवर्स नहीं हो पाए, तो मैंने क्या किया, एटीपी में से एक फॉस्फेट को निकाल दिया, तो इसमें एनर्जी निकली, ठीक है। अभी सेल में क्या किया, इस एनर्जी को लेते हुए कुछ हिस्से, पानी का कुछ हिस्सा मैंने वापस से ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, आगे समझेंगे, आगे और डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है मेरे एक्सप्लेनेशन से, तो अगर आपको यही इसी लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सिंपली एनसीईआरटी को पढ़ के आना चाहिए, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हो रहा है इन यूकैरियोट्स, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in cytoplasm and in the माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लाइट एनर्जी से फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इन द यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यूकैरियोट एक किस्म के मतलब एनिमल है, सेल्स के टाइप से, चलो इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये मैं शुरुआती चैप्टर में पढ़ूंगा। इम्पोर्टेंट, यूकैरियोट मतलब हम एक यूकैरियोट है, एक प्लांट भी एक यूकैरियोट है, ठीक है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। Whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in cytoplasm and in mitochondria। तो मैंने जो बोला, ग्लूकोज को वापस से ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करवाना कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना, दो जगह पे ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक आपको अगर सेल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो सेल एक सिस्टम, ठीक है, वो लाइक बैग है, ठीक है, जिसमें हम कंट्रोल रिएक्शन करते हैं। देखो, आप यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं कर पाओगे, कंट्रोल मैनर में ही करना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स से कोई हिस्सा अलग कर लोगे, उसमें बाउंड्री लगा दोगे, तो एक बाउंड्री है, आपको सेल वाले चैप्टर में आपको समझाऊंगा, बट 3 कंपोनेंट किसी भी सेल में होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को होल्ड करने वाला है एक मेम्ब्रेन। ये कोई भी सेल हो, बैक्टीरिया या फिर एनिमल या फिर प्लांट सेल, सब में होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जिस भी सेल में रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आपको ज़्यादा पता ना भी हो तो भी मैं थोड़ा अगले क्लास में समझाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने जो बोला ना कि ये रिएक्शन, जैसे कि कार्बन, ग्लूकोज में से कार्बन निकाला, उसी के सराउंडिंग मैंने एडीपी, मतलब 2 फॉस्फेट लगे हुए मॉलिक्यूल में एक और फॉस्फेट लगा दिया। ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनके मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है, इन 2 जगह में होता है, ठीक है। अभी देखना मैं जो बोल रहा था, ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर जुड़ा होगा
तो उस जुड़ाव में एनर्जी लगाई हुई होगी। उस जुड़ाव को अगर मैं तोड़ूंगा तो वही एनर्जी निकल जाएगी उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपको समझना है तो ये ग्लूकोज समझ लो। थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, मतलब बोल रहा है कि एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जलाते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं जलाते हुए। ठीक है, सेल के अंदर कर रहे हैं, जिससे कार्बन कार्बन का जो जुड़ाव है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, ठीक है, लीड्स टू, मतलब इसकी वजह से रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन ही मैं बता रहा था शुरुआत से। अगर आपको मेरा ये डेफिनेशन शुरुआत से अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जटिल लग रहा हो तो इसका नेचर ही थोड़ा जटिल है, उससे आसान तरीके से मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिलहाल। ठीक है, बट अगर आपको इस स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से समझना हो, दिल से समझना हो, एकदम समझ जाना हो, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन भले ही कितना जटिल लग रहा हो उसको समझोगे, थोड़ा सा 2 बार पढ़ोगे, रिवाइंड करके देखोगे, तो कहीं ना कहीं उससे इसका लिंक बनेगा, जिससे आप एक्चुअल टर्म्स में समझ पाओगे कि रेस्पिरेशन है क्या। आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको शायद ना समझे। मैंने उस एक्सप्लेनेशन, जब मैं कमेंट्री दे रहा था रेस्पिरेशन के बारे में, तो मैंने उसको किसी और चीज से रिलेट करके एनालॉजी बना के बताया था। मैं कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं झरना बता रहा हूँ। आप झरने को विजुअलाइज कर सकते हो ना, आप शायद एक केमिकल रिएक्शन को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। श्योर शॉट है, हमने केमिकल रिएक्शन होते हुए नहीं देखा, बट हमने झरने को ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए देखा, और हमने ये भी देखा कि नीचे से ऊपर तक पानी नहीं जा रहा। तो केमिकल रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ इसी तरह से हो रहा होता है कि कुछ डायरेक्शन में कुछ रिएक्शन हो जाते हैं अपने आप, और कुछ रिएक्शन नहीं होते। ये थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का बता रहा है। देखना इतना जटिल है, आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, एक बार में नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहें तो कुछ सालों में आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इनसाइड अ सेल। और ब्रेकिंग कैसे होगा? ऑक्सीडेशन में, मतलब जलाएंगे, बेसिकली जलाएंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटेगा। ठीक है, अच्छा जलाएंगे तो ये कार्बन अब अकेला एज सच रह नहीं पाएगा। ठीक है, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, हमने इसको तोड़ दिया तो ये एक्साइटेड, ये एक इकलौता कार्बन तो रहेगा नहीं, तो इसको हम जोड़ देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीडेशन हो गया इस प्रोसेस में। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला है। बेसिकली हम जला रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर आग थोड़ी लगा देंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इतना धीरे कि जस्ट मतलब रिलीज हो एनर्जी बट कंसिडरेबल अमाउंट में हो। ठीक है, इतना ज्यादा ना हो कि हमारा सेल सिस्टम डैमेज हो जाए, इतना अमाउंट में रिलीज हो कि हम उसको ट्रैप कर सके। ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज एटीपी, हम इस पेन के कैप में लगा सके उस एनर्जी को। एटीपी को आप पेन के तरह समझ लेना कि एक पेन जो है उसमें हमने अगर उसके कैप को लगाया, उसमें पहले से 2 कैप लगा हुआ है, ठीक है, उसमें तीसरा कैप को अगर लगाया तो हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बस जब ये कैप को लगा रहे हैं पेन में, तभी एनर्जी हम इसमें स्टोर कर देना। और यही पर्पस है रेस्पिरेशन का, कि अल्टीमेटली एटीपी बनना चाहिए। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन करने का अलग सिस्टम है। ठीक है, अगर हमारे सेल के अंदर भी न्यूक्लियस रेस्पायर नहीं कर रहा हो, बट उसको एनर्जी चाहिए रहेगी। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए रहेगी डीएनए सिंथेसाइज, अपने आप को कॉपी करने में, बहुत कुछ चीजें बनाने में उसको एनर्जी चाहिए रहेगी। बट ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, कार्बन से जो एनर्जी निकाला है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले लेयर में हो रहा है।
माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होता है, वो आगे समझेंगे। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है, कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं कर पाएगा अपने में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत स्पेशल है, इसीलिए आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर, अपने निचले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आपने इस स्टेटमेंट का मजाक उड़ते हुए भी देखा होगा कि ये स्टेटमेंट जान के मैंने क्या कर लिया, मैंने समझ लिया जो बाकी कोई नहीं समझ पाया, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये पावर जनरेट करता है पूरे सेल के लिए, ठीक है। पावर एनर्जी जनरेट कर रहा है ग्लूकोज से, समझ रहे हो, अभी समझ रहा है, तभी नहीं समझा होगा बट अभी समझा होगा, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये पावर है कि वो एनर्जी निकाल सके, हर एक एंटिटी के पास नहीं है सेल के अंदर, फिर वो कैसे करेगा, तो ये क्या करता है, एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में दूसरे सेल के दूसरे ऑर्गेनल जो यूज कर सके वैसी करेंसी में बना के देता है, जो कि एटीपी है। वो एटीपी तो चला जा सकता है अपने सेल के अंदर, अभी एटीपी मान लो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनाना है, डीएनए को कॉपी करना है, मान लो कोई चीज बनाना है, मान लो सलाइवा बनाना है, कुछ भी करना हो उसमें रिएक्शन होगा तो एनर्जी लगेगी, तो ये रेस्पायर नहीं कर रहा, तो ये एटीपी को तोड़ेगा एडीपी और फॉस्फेट में, मतलब पेन और उसके कैप में, ठीक है। तोड़ा तो एनर्जी निकला, उस एनर्जी में वो डीएनए का कॉपी होना या फिर सलाइवा बनने का जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाता है, मतलब जो झरने में से नीचे गिर रहा था नीचे से ऊपर रिवर्स करा दिया इस एनर्जी के प्रेजेंस, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ये मैं कर रहा था, चलो ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। नाउ द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन, ठीक है। जिस कंपाउंड्स को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। अभी मैंने अब तक आपको बोला था कि ये सिर्फ ग्लूकोज समझना, ठीक है, C6H12O6 समझना अब तक, बट ये कह रहा है कि ग्लूकोज के अलावा हम किसी भी चीज से निकाल सकते हैं बॉन्ड तोड़ के। अगर हमारी बॉडी उसको किसी चीज के बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी निकाल सकती है, तो उस चीज को जिसको मैं तोड़ के एनर्जी निकाल रहा हूँ उस चीज को सबस्ट्रेट बोलते हैं, मतलब एंजाइम के बेसिकली हमारा एंजाइम किसी चीज में लगता है, उसको तोड़ता है जोड़ता है, जिस चीज पे लगा उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। इट्स लाइक एंकर, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस समझ लो, ऑक्टोपस एक ग्लास में ऐसा अपना टेंटिकल चिपका लिया, ठीक है। तो जिस चीज से चिपका है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, मतलब ग्लास के वॉल को सबस्ट्रेट बोलूंगा। वैसे ही हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, हाँ, एंजाइम ही अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। वो किसी चीज में बैठेगा पहले, तो वो चीज को हम सबस्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है। बारीकी से सब हर एक वर्ड्स को मैं समझा रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ये होगा कि ऐसा सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा हो। सारे चीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ठीक है, उसको मैं एनर्जी रिलीज नहीं कर पाऊँ, उसमें भी कार्बन होगा। अच्छा, पत्थर सिलिकॉन है, ठीक है, कार्बन का ही जुड़वा भाई है, कार्बन जैसा ही दिखता है, बट उसको मैं उसमें से एनर्जी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। सिलिकॉन, पत्थर, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, उसमें भी सिलिकॉन बॉन्ड है, वो भी कार्बन के ही फैमिली का है, सिमिलर है, बट मैं उससे नहीं एनर्जी रिलीज कर पाऊँ, उससे रेस्पिरेटरी नहीं कर पाऊंगा। स्पेसिफिसिटी है, कुछ एक चुनिंदा मॉलिक्यूल है जिसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला गया, उसी में से कर पाऊंगा, हाँ, जो कि अमीनो एसिड है। दूसरे मैं बोला ना जो कि मैं ये एम्फीबोलिक पाथवे है उसमें समझेंगे, तो स्टार्टिंग में हिंट देके आगे एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, उसमें से एनर्जी रिलीज कर रहा है, बट प्रोटीन, फैट
Even organic acids can be used as respiratory substrate in some plants under certain condition. कोई कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन हमारे बॉडी में भी प्लांट्स, इन प्लांट्स मतलब प्लांट से लिमिटेड नहीं है, एनिमल में भी सिमिलर चीज हो सकता है। कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत टाइम से भूखा हूँ, तो मेरे बॉडी में जितने भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो यूज अप हो गए। अभी मेरे पास बॉडी में फैट या प्रोटीन बचा है, अच्छा चलो मसल बचा है, ठीक है। अभी ये कंडीशन है कि ग्लूकोज के एब्सेंस में प्रोटीन का यूज करते हैं, ये कंडीशन अगर मैंने बना दिया, ठीक है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने लगेगा। जैसे कि मसल है, मैं बहुत टाइम से फास्टिंग कर रहा हूँ, तो सारे ग्लूकोज मेरे लिवर, सारे कार्बोहाइड्रेट यूज अप हो गए। अभी एनर्जी चाहिए पर मैं इंटेक कर नहीं रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ, तो अभी कहाँ से आएगा? प्रोटीन ब्रेक डाउन करने लगेगा। मेरे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, मसल्स हैं, मसल ब्रेक डाउन होगा। अच्छा चलो मैंने अगर मेरे डाइट में से कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट ही कर दिया, जीरो कार्बोहाइड्रेट, मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं टोफू पनीर ही खा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पनीर खा रहा हूँ, अब मेरे बॉडी में प्रोटीन ही जा रहा है। तो इन कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा बॉडी कर सकता है। यूजुअली ये बोल रहे, यूजुअली हम ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करते हैं, बट अगर मेरे बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, तो मैं इस ऑल्टरनेटिव पाथ को यूज कर सकता हूँ। और मेरे बॉडी में प्रोटीन गया है, मैं सिर्फ पनीर और टोफू में जिंदा हूँ, ठीक है, तो इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चेन है, एक रिएक्शन है, उसमें एंटर कर जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। वो एम्फीबॉलिक पाथवे में समझेंगे कैसे कौन सा सबस्ट्रेट जाके इन्वॉल्व हो जा रहा है। फैट्स जो कि मतलब लाइक फैट्स है, फैट मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक एसिड भी कहीं ना कहीं फैट है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड जब स्टोर होती है वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ऐसे समझ सकते हो। बायोमॉलिक्यूल में समझाऊंगा मैं इन चीज़ों के मतलब को, आपको बने रहना पड़ेगा। During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substance is not released free into the cell और इन अ सिंगल स्टेप। मैं बोल रहा हूँ एक बार में नहीं निकल रहा है, इन अ सिंगल स्टेप नहीं हो रहा है, ऐसे ही नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल, मतलब आग नहीं लगा दे रहे, धड़ल्ले से नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जुड़ा हुआ, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, फ्री नहीं है, कंपाउंड में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी का कंपाउंड, दूसरा उससे थोड़ा कम एनर्जी वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो इन दोनों में एनर्जी का गैप होगा, उतना ही अमाउंट का एनर्जी निकलेगा, ठीक है। बाकी अब ये हाई एनर्जी, ये इससे लो एनर्जी में, लो एनर्जी वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा हमारा बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा, वो दूसरे स्टेप में उस डिफरेंस का हम बना देंगे एटीपी। तो ऐसे ही फ्री नहीं है, कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, नॉट रिलीज फ्री बट जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में। उस गैप को हम थोड़ा थोड़ा सिंगल स्टेप में नहीं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, एंजाइम की वजह से हो रहा है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्लूकोज पड़े पड़े टूट जाए और उसके कार्बन अलग अलग हो जाए, एंजाइम कर रहे हैं नेचर में, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी लगेगा। इसलिए आप अगर ये जनरल है, देखो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अपने आप नहीं निकलेगा, हमें एंजाइम्स को, हमारे बॉडी में एंजाइम भी अगर हैं तो उनको भी एनर्जी देना पड़ेगा, वो सबस्ट्रेट से चिपकेंगे, अपना काम करेंगे, बट उनको काम करवाने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा। तो बेसिकली आप, ये लॉजिकल है, अगर काम करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में मुझे एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमें एनर्जी लेटर स्टेजेस में निकलता हुआ दिखेगा। लॉजिक देख रहे हो, हमें लॉजिक पता चल गया, और बाद में जब मैं क्रैब साइकिल वगैरह सब पढ़ूंगा, ईटीएस पढ़ूंगा, जैसे कि ये देखो क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट पढ़ूंगा, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस दिखा रहे, क्रैब साइकिल भी होगा। जब मैं साइकिल पढ़ूंगा तब मुझे समझ आएगा कि स्टार्टिंग, अरे बाप रे, स्टार्टिंग में एनर्जी डाल रहे हैं और एंड में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो समझ रहे हो, एंजाइम
को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में ही लगाएंगे। तो अभी ये टूटेगा तो और ज्यादा निकलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा निकलेगा। यही बात है, आगे जाके समझेगा, ठीक है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज इन ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली but used to synthesize ATP, मैं बोल रहा हूँ, which is broken down whenever energy is needed to be utilized। मैंने जो बोला था कि हर सेल नहीं बना सकता, हर सेल रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, हर सेल में ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज, माय मिस्टेक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया, ये एंजाइम करता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन होते हुए फॉस्फोराइलेशन करना एडीपी मॉलिक्यूल का, तो इससे बन गया एटीपी, ठीक है। दिस एनर्जी ट्रैप्ड in ATP is utilized in various energy requiring process in the organism, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in the cell। तो क्या बोल रहा है, द कार्बन एंड द कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो स्केलेटन जो बचा, मान लो मैंने 6 में से एक कार्बन को निकाला तो 5 कार्बन का ढांचा तो बचा ही रहा ना, वो किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में, मतलब लाइक एक चेन है, सर्कल चेन है, ऐसा गोल सा चक्कर है जिसमें एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से अगर मैंने एक को निकाल दिया तो ये सर्कल तो टूट गया ना, बट एक कार्बन स्केलेटन बन गया, बचा रहा, ठीक है। उसको वो जो बचा रेस्पिरेशन के, ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कार्बन का ढांचा जो बचा भी, हाँ, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। मतलब मान लो मैंने एक कार्बन निकाला तो ये एक कार्बन स्केलेटन बचा, मान लो मैंने 2 कार्बन निकाला तो अलग स्केलेटन बचा कार्बन का, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन, मतलब उसमें अलग अलग चीजें जुड़े हो सकते हैं और ऐसे अलग अलग स्केलेटन बचे, ठीक है। अभी भी बोल रहा है ये स्केलेटन इज यूज्ड एज प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब कोई चीज बनाने के पहले रॉ मटेरियल लगेगा, बेसिकली कोई चीज बना नहीं रहे, हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई चीज बन नहीं जाती, हम मॉडिफाई करते जाते हैं। हमारे पास पहले कुछ होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्ले है, ठीक है, क्ले है, उसको मैंने मॉडिफाई करके 2 पैर बना दिए, ठीक है। अब ये 2 पैर वाले चीज को अब मैंने दूसरे सिस्टम में डाल दिया, सेल के अंदर ही, उसी में उसने बॉडी लगा दिया, किसी ने हेड लगा दिया, ऐसे बनते बनते एक मान लो क्ले का एक डॉल बन रहा है, ठीक है। तो प्रीकर्सर में मतलब क्या हुआ कि जो मैंने ये डॉल बनाने की कोशिश की, उसमें जो लिम्स है, मतलब पैर बनाने के लिए मैंने जिस क्ले का यूज किया, वो क्ले इज अ प्रीकर्सर टू दैट डॉल, मतलब डॉल को बनाने के लिए वो हिस्सा चाहिए होगा, प्रीकर्सर, पहले, मतलब उसको बनाने के लिए पहले मुझे ये चाहिए होगा। फॉर बायोसिंथेसिस, बायो मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस होना, सिंथेसिस होना, कोई चीज प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेस्पिरेशन में जो स्केलेटन बचा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, वो एक्ट करते हैं प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मेरे बॉडी में दूसरे मॉलिक्यूल अगर बनने रहेंगे, मेरे बॉडी में अगर फैट बनना हो रहेगा, बॉडी मेरा फैट बनाता है, अगर फैट ना खाया भी होगा तो मैं बना सकता हूँ मेरा बॉडी, ठीक है, मेरा बॉडी बना सकता है। मेरा बॉडी अगर प्रोटीन नहीं भी खाया होगा तो भी बना सकता है मेरा बॉडी प्रोटीन, ठीक है। अब जितने भी जिम रैट होंगे वो बोलेंगे अच्छा अगर मेरा बॉडी प्रोटीन बना सकता है तो मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो भी मेरे बॉडी में प्रोटीन आ जाना चाहिए, मसल बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो भी होता है एक कंडीशन, सर्टेन कंडीशन में होता है, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन में ही होता है, ठीक है। और मैंने उन कंडीशन में क्या बोला, अगर ग्लूकोज नहीं बचा
तो हमने फैट्स में से एनर्जी निकाल लिया। अगर अगर मेरे पास फैट नहीं बचा तो प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन में से बन जाएगा। तो यही है, अगर आपका बॉडी में कंडीशन मेंटेन होगा तो हो सकता है। ट्रू, 100% ट्रू। मैंने बोला आपके बॉडी में ये कंडीशन प्रोड्यूस है, नहीं होगा। अगर वो मतलब नॉर्मली अगर मैं प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, तो भी मेरे बॉडी में प्रोटीन बनने की जगह पे फैट बन जाएगा। हम स्टार्च खा रहे हैं, स्टार्च फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। प्रोटीन बनने की मतलब बॉडी को नीड ही नहीं है मसल एकदम बनाने की, जितना नीड है उतना ही बनाएगा, उसमें बॉडी को स्ट्रेन ज़्यादा पड़ जाएगा, तो नॉर्मली नहीं बनता, आपको इनटेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अलग बात है। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रीकर्सर की तरह एक्ट करता है फॉर अदर मॉलिक्यूल इन द सेल, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाए, ठीक है, मैंने नॉर्मल से ज़्यादा खाए, ठीक है, मेरे बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज, मान लो 2000 कैलोरीज यूज़ होता है मेरे बॉडी में स्टार्च का, ठीक है, एनर्जी यूज़ करता है। अगर मैंने 2000 से ज़्यादा खा लिया, अगर मैंने 2000 कैलोरी से ज़्यादा खा लिया, 2500 कैलोरी खा लिया कार्बोहाइड्रेट की, अब क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी में तो एब्जॉर्ब हो गया। सेल क्या करेगा, सेल के अंदर ऐसे कंडीशन हो जाएंगे कि ये जो एडिशनल सेल 2000 कैलोरीज को यूज तो कर लेगा अपने डेली एक्टिविटी में, बट 500 कैलोरीज जो बचे हैं उनको ये फैट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? वो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, उन 500 कैलोरीज का जो ग्लूकोज हमने खाया है वो रेस्पिरेशन होगा उनका, वो टूटेंगे, पार्शली टूटेंगे, अलग अलग तरीके से टूटेंगे, ठीक है। मान लो 6 कार्बन है, 3 कार्बन में टूट गया, या फिर 6 कार्बन है 2 और 4 कार्बन में टूट गया। ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म हिसाब से अलग अलग स्केलेटन बनेंगे। तो वो एक स्केलेटन मान लो मैंने ले लिया, वो एक प्रीकर्सर के तरह एक्ट करेगा बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। मान लो कोई फैट है, फैटी एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो 3 कार्बन का बना हुआ होता है। तो रेस्पिरेशन में जब मैंने 3 कार्बन का कंपाउंड में तोड़ दिया मैंने ग्लूकोज को, तो वही 3 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का जो टूटा हुआ हिस्सा है, कार्बन स्केलेटन है, वो यूज हो जाएगा फैट बनाने के लिए। तो ये 3 कार्बन वाले फैटी एसिड को बनाने में, अब फैटी एसिड जोड़ के हमने फैट के फॉर्म में जोड़ दिया। आपको ये चीज़ बारीकी से समझ रहे होंगे और अच्छे से समझेगा एम्फीबॉलिक पाथवे में, ठीक है। तो उससे ये इंट्रोडक्शन कर दिया है इस चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी ही होगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही इस चैप्टर का काफ़ी हैवी है। अभी उस इंट्रोडक्शन को हर एक क्लास में तोड़ के इन डेप्थ समझेंगे। So with this, I conclude the introductory class of this chapter, respiration of plant chapter, which is chapter number 12 of NCERT, जो मैं respiration, breathing and exchange of gas के बाद पढ़ा रहा हूँ for more conceptual clarity। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। With this, I conclude my session। जय हिंद, जय भारत।